हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि छोले भटूरे खाने के लिए बैठी रवीना की नज़र ईशा पर पड़ती है, जो एक बच्चे के साथ खिलखिलाकर हंसती है और इसी दौरान अपनी बालियां गिराती हुई फिर से कैफे के अंदर चली जाती है। ईशा की निगाहें बार बार उस गिरी हुई बालियों पर जा रही थी, लेकिन छोले भटूरे खत्म करने के बाद दोपहर के 2 बज चुके थे। होटल लौटने से पहले उसने पूछा, काका? हाँ बेटिया, यहाँ सबसे अच्छी चाय कहाँ मिलेगी? काका ने अपनी टोपी सीधी करते हुए हंसते हुए कहा, चाय तो हर दुकान में बनती है, पर अगर चाय पसंद हो और मन को थामे रखना हो, आत्मा को गर्म करना हो, तो वो चाय तो बस ईशा बिटिया ही बना सकती है। वो सामने वाला कैफे? हाँ वही। अगर चाहो तो जा सकती हो, आज तो मौसम भी उसका है और शायद मन भी। ईशा की नजरें एक बार फिर से उन बालियों पर अटक जाती है जो उस सफेद बर्फ में कहीं गुम हो गई थी, लेकिन उसे गिरते हुए ईशा ने देखा जरूर था। रवीना बालियों की तरफ एक बार और देखती है और उसके साथ ही फिर से अपने बाइक पर बैठ जाती है। दोपहर के 2:15 हो चुके थे और हल्की ठंड और चुपचाप बहती हवा दोनों ही मानो जिस्म को ठंडा कर रही थी। रवीना की उंगलियां बाइक की चाबी पर घूम रही थी, जैसे मन किसी फैसले को लेकर उसे पकड़ने की कोशिश में लगा हो। चाय का तो पता नहीं, लेकिन अगर छोले भटूरे इतने अच्छे थे, अब उस लड़की का भाषण सुन के मन खट्टा नहीं करना मुझे। वो बाइक पर बैठ गई। इंजन स्टार्ट हुआ, पर मन अब तक शोर मचा रहा था। मन जैसे चिल्ला रहा था, जाना, बस एक बार बालियां देकर वापस आ जाना। पर उसके मिजाज ने झट से जवाब दिया, बालियां कोई उधारी थोड़ी है और तुम कोई डाकिया नहीं हो, चुपचाप चलो। बाइक आगे बढ़ने लगी। कैफे क्रॉस करते वक्त एक पल दिल धड़क उठा था। बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई थी, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे रोकना चाह रहा हो, और अचानक से ही उसने ब्रेक लगाया। साला दिल भी बस जबरदस्ती करता है। रवीना मुस्कुराती है और बाइक को फिर से मोड़ देती है। 2:30 बजे कैफे कॉस्टस की सीढ़ियाँ वो चढ़ ही रही थी कि नजर बालियों पर पड़ी, छोटी सी चांदी की बालियाँ जो अभी तक वहीं थी। रवीना हल्का सा हंसती है, अब तक यहीं पड़ी है और अब मैं डाकिया बनकर इसे उस मैडम को दूंगी जो बेपरवाह अंदाज में जीती है और अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखती है। पर जिस्म तो दिल की सल्तनत में था, और दिल तो जो चाहता वो पूरा करना ही था। वो झुकती है, बालियां उठाती है, रुमाल में लपेटा और जींस की जेब में डाल ली। कैफे में घुसते ही सामने का दृश्य थमा हुआ था। ईशा एक बुजुर्ग अंकल को केक खिला रही थी, नरमी से मुस्कुरा रही थी, फिर टिश्यू से उनके मुंह पोंछती बातें कर रही थी, जैसे दुनिया की हर फिक्र उस पल में धुआं हो और ईशा के पास उस बुजुर्ग से बात करने के लिए जाने कितनी ही बातें हों। बुजुर्ग भी बीच बीच में मुस्कुरा कर जैसे ईशा की उस बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसे समझना चाहते थे। और इसी दौरान रवीना के कदम वहीं थम गए। वो बस देखती रही। शोर के बीच कोई शांत नदी सी बहती थी ईशा। तभी ईशा की नजर उड़ती है, दोनों की नजरें मिली और चौंक गई थी ईशा। फिर जल्दी से बोली, वीरो, जब देखो तब देखती रहती है, जैसे कोई काम ही नहीं है। और एक तो इसका देखना मुझे इतना गुस्सा आता है। अंकल उसे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, अचानक से मूड क्यों बदल गया? अंकल मैं आती हूँ। और वो अंदर चली गई। एक वेटर पास आया, मैम कोई ऑर्डर? रवीना के चेहरे पर एक शरारत उभरती है। नहीं,
ऑर्डर मैं तुम्हें नहीं देने वाली, अपनी ओनर को भेजो, मैं उसी को ऑर्डर दूंगी। लड़का थोड़ी देर सोचता रहा और फिर रवीना को कन्विंस करने की कोशिश करता है। मैम देखिए, प्लीज़ कोई ऑर्डर है तो दे दीजिए, मैम बिजी हैं, वो बाहर नहीं आ पाएंगे अभी। रवीना कहती है, अच्छा आप अपने कैफ़े में मेहमानों का ऐसे स्वागत करते हैं? चाहिए अपनी मैम को बोलिए कि एक कस्टमर है, वो सिर्फ उन्हें ही ऑर्डर देने वाला है। लड़का थोड़ी देर और देखता रहा और फिर चला गया। कुछ देर बाद ईसा बाहर आती है, चेहरे पर हल्की खींच, पर ठहराव अब भी जीवित रखा था चेहरे ने। बोलिए मैम, क्या ऑर्डर है आपका? साफ झलक रहा था उसका इरिटेटेड टोन, लेकिन रवीना उसे जैसे मज़ा आ रहा था। मैंने सुना था यहाँ मुस्कुराहट मिलती है, दिल खुलता है, पर यह टोन तो जैसे सरकारी फॉर्म की है। एक पल रुक के उसने कहा, क्या यहाँ भी सरकारों जैसा काम होता है? ईशा उसे देखती है और बिना कोई जवाब दिए उससे फिर से पूछती है, कोई ऑर्डर है आपका? बस चाय चाहिए थी, और क्या? ईशा हल्के झुंझला कर उससे पूछती है, कोई स्पेशल डिमांड है या फिर सिर्फ ताना मारने आई है? रवीना हल्के अंदाज में उसे देखती है। हाँ है ना, काली गाढ़ी और इलायची वाली, बिल्कुल वैसी जैसे तुम बनाती हो, लेकिन हाँ उसमें जहर थोड़ा कम डालना। ईसा घूमती हुई और पर तभी रवीना कहती है, फनी हो तुम, मन में खुद से बातें करती हो, बड़बड़ाती हो और फिर जवाब भी खुद ही देती हो। बहस करने से पहले ही मानो बहस जीत लेने का अंदाज हो। ईसा एक बार फिर से पलट कर उसे देखती है और बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है और कैबिनेट के पीछे जाकर वो चाय बनाने की प्रोसेस शुरू करती है। आपको बहुत भ्रम है खुद पर, रवीना उसे कहती है। नहीं, बस आईना देखती हूँ रोज। तभी ईसा कहती है, तो आईना तोड़ दीजिए, काफ़ी झूठ बोलता होगा अगर वो आपकी तारीफ करता है तो। रवीना उसे देखती है, मुस्कुराती है। झूठ तो तुम भी बोलती हो, हंसी में, चाय में और खुद से भी। ईशा ने एक बार उसे गौर से देखा और फिर जैसे अपने सिर को हिलाते हुए कोई ख्वाब हटाती है। आप मुझे जानती नहीं हैं, जानने में तो वक्त लगेगा, लेकिन पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं कोई किताब नहीं, मैं हर पन्ने में उलझी हुई हूँ। बेशक आप वक्त यहाँ मत गवाइए, चाय पीने आती हैं, चाय पीजिए, बस उतना ही काम है। उलझनों में तो सच्चाई होती है, सरल लोग बोरिंग होते हैं मैडम। रवीना की ये बात सुन ईशा को कुछ देर जैसे झटका सा लगा था। तो आप जटिलता की दुकान है? नहीं, मैं बस ग्राहक हूँ, पर दिलचस्पी सिर्फ एक ब्रांड में है। ईशा उसे देखती है, आंखें घुमाती है। बहुत स्मूथ बोलती हैं आप, क्या आपके सिलेबस में ये भी पढ़ाया गया था? रवीना फिर से उसे देखती है। हाँ, कैसे किसी कलाकार को चुप करवाया जाए, वो इलेक्टिव था, पास किया है मैंने इलेक्टिव, लेकिन पर मैं चुप नहीं होती इतनी आसानी से, और ये चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी। रवीना उसे देखती है। क्यों, मैंने झेलने का ठेका लिया आपको? मैंने उस सेंस में नहीं बोला था, मैं तो इतनी आसानी से हंसती भी नहीं। फिर भी आज देखो, आपकी शरारती भरी हरकतें देखकर हंसी आ रही है। ईशा फिर से चाय पत्ती निकालती। अजीब है आप, पहले ताना फिर तारीफ। रवीना मुस्कुराती है। तुम भी, पहले इरिटेशन फिर इम्प्रेशन। ईशा हल्की हंसी हंसती है। आप फ्लर्ट कर रही हैं मुझसे? रवीना जैसे अचानक से खुद को संभालती है। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्लर्ट तो अपराध है, मैं तो सिर्फ साइकोलॉजिकल इंटेरोगेशन कर रही हूँ। तो क्या पकड़ी पाई गई मेरी वीक पॉइंट? होठ जब चूत होते हैं तो आंखें चीखती है। तुम हर बार बचने की कोशिश करती हो, चुप्पी साधती हो, पर खुद को छुपा नहीं पाती। अभी तक तो बस इतना ही पता चला है, आगे आगे देखो। आपको मुझे आगे जाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? ईशा थोड़ा शांत होकर कहती है। कुछ नहीं, मैं इरिटेटिंग लोगों के बेहद करीब हूँ, उन्हें जानने में मुझे मजा आता है। ईशा फिर से उसे देखती है। तुम्हें जानना मुश्किल है? अच्छा, मैं डायरेक्ट आपसे तुम पर आ गई। हाँ, और फिर तुमसे आप पर भी आ जाएंगी। मैं इतनी जल्दी रिश्ते नहीं भूलती।
रवीना उसे देखती है। पर असंभव नहीं है मुझे जानना, बस पेशेंस चाहिए और एक कप चाय। ईसा एक लंबी सांस खींचती है। कप तैयार करती। ठीक है, लाती हूँ आपकी काली गाढ़ी इलायची वाली चाय, और अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा वो डालना जो तुमने उस बच्चे के लिए रखा था। ईशा अब चौंक जाती है। बच्चे के लिए रखा था? क्या? रवीना उससे कहती है, नरमी, वो जो तुम्हारे चेहरे पर उस वक्त थी जब तुम सच में खुद थी। ईसा उसे गौर से देखे जा रही थी और रवीना पलटकर फिर से अपने मोबाइल में लग जाती है। बिना कुछ कहे वो मुड़ गई थी, लेकिन ईसा मुस्कुरा रही थी और रवीना वो पहली बार चाय से ज़्यादा उस चाय लाने वाले को देखने का इंतज़ार कर रही थी। दिल के हालात जैसे बदलने लगे थे। कैफे कॉन्टेस्ट के शाम के 3 बज चुके थे। बाहर हल्की धुंध उतरने लगी थी। अंदर की पीली रोशनी में कैफे की दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें, छोटी हैंड पेंटिंग मग्स और दोनों कोने में रखे किताबों के ढेर थे। एक कोना हमेशा बच्चों के लिए रिजर्व था। छोटी लकड़ी के स्टूल, रंग बिरंगे क्रियोस और एक दीवार जहाँ बच्चा कुछ भी बना सकता था। रवीना की नज़र वहीं अटक गई। एक नन्ही बच्ची बड़े गौर से एक सूरज बना रही थी। बीच में लाल किनारे पीले जैसे गर्मजोशी उसकी मासूमियत में पिघल रही हो। रवीना ने मन में सोचा, यहाँ कुछ अजीब है, काफ़ी शांति है, बेवजह की। उसी शांति में चाय का वादा अब तक अधूरा था। ईसा अंदर कहीं थी, शायद उसे बनाने में ही लगी हो या शायद जानबूझकर देर कर रही हो। रवीना उस छोटी सी बच्ची के टेबल पर बैठी थी, खिड़की के पास, जहाँ से कैफे के बाहर का झरना और गुजरती धुंध दिखाई देती थी। उसने अपनी जैकेट उतारी, एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर पुस्त उठाकर सिर टिका लिया। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती है और फ्लैशबैक शुरू होता है। 8 महीने पहले दिल्ली साउथ जोन का डीसीपी ऑफिस। आप लोग रोज रोज यही गलती दोहराते हो। रवीना का सख्त ठंडा स्वर पूरे कमरे में गूंज रहा था। उसने सामने बैठे 3 सब इंस्पेक्टर की ओर देखा, उनकी रिपोर्ट टेबल पर फेंकी। एक बच्ची 4 घंटे से मिसिंग है और तुम लोग अभी तक FIR लिखवाने के बहाने निकलवा रहे हो। बहाने गिनवा रहे हो। कमरे में सन्नाटा था, चेहरा स्थिर था सबका, पर आंखों के नीचे हल्की थकान और शायद एक अदृश्य दर्द भी था। जब घर में अकेली लौटती हूँ तो जो दरवाज़ा खुलता है सबसे पहले वॉशरूम जाती हूँ, ताकि आने में अपनी शक्ल ना देखनी पड़े। मुझे डर है कि मैं खुद को पहचानना बंद कर दूंगी। आप लोग कैसे इंसान हैं कि आप लोगों से कोई अपने रिश्तों को ढूंढने की गुहार लगाता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल चुप, जैसे आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आखिर पुलिस फोर्स में आने के बाद आप इतने पत्थर दिल कैसे हो गए हैं? वो बच्ची है, मैं 4 साल की। और इसके साथ ही किसी तेज आवाज से उसके फ्लैशबैक हटती है। कैफे कॉर्टेस, समय अभी का। एक बच्चा उससे पूछ बैठा, दीदी आप ठीक हैं? शायद उस बच्चे का छोटा भाई था जो पास बैठा था। रवीना चौंकती है। हल्की मुस्कान उसके होठों पर उभर आ गई थी। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप दोनों को देखकर कुछ याद आ गया था। तभी कैफे में एक मधुर मेलोडी चलती है, एक पुराना गीत जो न कभी जोर से बजा न कभी अनसुना रहा। पूरा माहौल धीमा, मुलायम और ठहराव से भरा हुआ। सियाल मुस्किल मकम बरंजिस। और फिर उसका फ़ोन बजता है। रवीना ने तुरंत फ़ोन उठाया। हाँ सर, क्या? अभी? किस जगह? और बच्चे की उम्र? ओके मैं निकलती हूँ। उसने जल्दी से जैकेट उठाई, लेकिन फिर उसकी निगाह चाय के कप पर पड़ी जो अब भी उलट कर रखी हुई थी, और चाय अब तक नहीं आई थी। एक पल को वो रुकती है, फिर पर्स से एक टिश्यू निकाला और एक पेन। लिखा, सुकून से चाय पीने का समय बहुत महंगा होता है। शायद ये वो समय नहीं था। खैर, ये रहे आपके चाय के पैसे।
किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो समझिएगा कि ये शुरुआत है, क्योंकि मैं इतनी आसानी से बातों को अधूरा नहीं छोड़ती। नीचे 200 रुपये रखे थे, फिर बिना पीछे देखे तेजी से बाहर निकल गई वो। कुछ देर बाद ईसा ट्रे लेकर बाहर आई। लीजिए मैडम, आपकी कड़वी इलायची वाली। और वो चुप हो जाती। टेबल खाली थी। उसकी नज़र सामने टिश्यू पर पड़ी। उसने चाय की ट्रे रखी और टिश्यू उठाकर पड़ा। कुछ पल आंखें वहीं टिक गई, फिर होठों पर एक अजीब सी जैसे कसमंटाहट उभर आई, हल्की चिढ़ और अनकहे इमोशन की ये मिली जुली परत। भारी बददिमाग लड़की है ये, पर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि पैसे दिखाने की आदत इन बड़े लोगों की कभी नहीं जा सकती। फिर उसने चाय के कप को देखा, फिर वहीं खड़ी रही, जैसे किसी आने जाने वाले तूफान की दस्तक को महसूस कर रही हो। उसे यकीन था ये आखिरी मुलाकात तो नहीं थी। दूसरी ओर शाम के 6:30 बज चुके थे। शिमला की ठंडी हवा और मॉल रोड पर घूमते टूरिस्ट, कपड़ों की दुकानें, रंग बिरंगी लाइट और उसी के बीच से गुजरती रवीना की बाइक, सिविल ड्रेस में, आंखों में फोकस, होठों पर हल्की खींच। फोन कॉल पर। हाँ सर, लोकेशन नैरोड है, मॉल रोड से किसी कपड़े की दुकान में है बच्चा। सीसीटीवी में आखिरी बार एक औरत उसका हाथ पकड़े ले जाती दिखी थी। उसके पीछे 2 लोग और थे। औरत का चेहरा ढका हुआ था। रवीना, कॉपी डेट, मैं 5 मिनट में रिपोर्ट करती हूँ। वो बाइक को एक साइड गली में पार्क करती है। अंदर से जैकेट निकालती है, जेब में एक नकली रसीद और बैग में एक छोटा सा ब्लूटूथ ईयरपीस लगाती। रवीना मन में चाय छूट गई पर केस मिल गया। खैर, ये तो बेहतर सौदा हुआ। मुझसे अच्छी किस्मत कहाँ किसी की होने वाली है। गुप्ता क्लॉथ हाउस, मॉल रोड। एक बड़ी सी दुकान, अंदर दर्जनों डमीज पर रंग बिरंगे लहंगे और साड़ियाँ। भीड़ बहुत नहीं थी, लेकिन एक कोना ऐसा था जहाँ एक औरत और 2 इंसान। चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था औरत का। एक बच्चे को कुछ सस्ते कपड़े दिखा रही थी। रवीना अंदर घुसती है। दुकानदार हंस के, मैडम जी, पार्टी वियर दिखाओ। रवीना हल्की मुस्कान के साथ, पार्टी बाद में करेंगे, अभी फिलहाल तो मिशन चल रहा है। उसकी नज़र स्कार्फ वाली महिला पर पड़ी। बच्चा डरा हुआ था। उसका हाथ कसकर पकड़ा गया था। रवीना दुकान के एक स्टाफ के पास जाती है और धीरे से कहती है, उस औरत को बस 2 मिनट के लिए उलझा कर रखना, कहना डिस्काउंट मिलेगा और भारी डिस्काउंट मिलेगा। स्टाफ कनखियों से देखता है और फिर कहता है, जी मैं समझ गया, और तेज आवाज में करता है, मैडम जी ये ले लो, 70% ऑफ है, लेकिन शर्त यही है कि अभी खरीदनी पड़ेगी। औरत चौंकती है। बच्चा हाथ छुड़ा कर थोड़ा हिलता है। तभी रवीना एक स्टैंड से दुपट्टा उठाकर सामने आती है और उस औरत को देखते हुए कहती है, बच्चा प्यारा है, आपका है? औरत हड़बड़ाते हुए उससे कहती है, हाँ तो मेरे साथ है तो मेरा ही बच्चा होगा ना, मेरी भतीजी है। रवीना दुपट्टा पकड़कर उलट पुलट करती है और फिर, अच्छा वैसे फैब्रिक तो अच्छा है, लेकिन झूठ के साथ नहीं जाता। और तभी फ्लैश में रवीना हाथ में बच्चे को खींच लेती है। महिला और वो दोनों पुरुष झपटने ही वाले थे कि पीछे से 2 कांस्टेबल ने आके उन दोनों को पकड़ लिया था और महिला को रवीना ने थाम रखा था। रवीना एक कंधे से उसे स्टॉल की ओर धकेलती है। बच्चा रोने लगता है। दुकान में हलचल मच जाती है और रवीना अपने ईयरपीस में, टारगेट सिक्योर, नीड बैकअप नाउ। महिला फिर उठती है, लेकिन तब तक दुकान में 2 और स्टाफ और एक ग्राहक मिलकर उसे घेर लेते हैं। ग्राहक मजाक में उससे कहता है, मैडम बच्चे चुराने से अच्छा EMI पे शॉपिंग कर लो। रवीना हंसती है, शॉपिंग भी वही करे जो अपना किराया भर सकता हो। अब आप बताइए, जिसका उधारी खाता चल रहा हो वो शॉपिंग करे भी तो कैसे करे? मुश्किल तो है भैया। बच्चा रवीना की गोद में था। पुलिस आ चुकी थी। औरत और उन दोनों पुरुष को हिरासत में लिया जा चुका था। बच्चे की माँ फोन पर रो रही थी, रास्ते में ही थी, और बच्चा धीरे से रवीना से पूछता है, आप सुपर वुमन हो? रवीना मुस्कुरा कर कहती है, नहीं बेटा,
मैं सिर्फ चाय मिस कर चुकी एक इंसान हूँ। आपको पता है, आपकी वजह से मुझे अपनी फेवरेट चाय मिस करनी पड़ी। आप अपनी टॉफ़ी मिस करते हो तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत बुरा लगता है। मैं तो बहुत रोता हूँ, तब मम्मा मुझे 2 टॉफ़ी ला कर देती है। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं तो रोकर चाय ले भी नहीं सकती। और अब अगर उस खड़ूस की दुकान पर गई तो वो मेरा मर्डर कर देगी, और फिर मुझे कौन बचाएगा? बच्चा उसकी तरफ देखकर उसकी बात को समझना चाह रहा था। तभी रवीना कहती है, अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बकबक करती हूँ। स्टाफ वाला लड़का पास आता है। मैडम, आप ठीक हैं? आपके लिए चाय लाऊं? अरे नहीं भैया, क्या चाय? चाय को तो मैं छोड़ कर आई हूँ। और वो एक धीमी मुस्कान के साथ उस बच्चे के माँ का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर में बच्चे की माँ आती है, रोती बिलखती कलपती, और वो आते साथ रवीना की गोद से बच्चा ले लेती है। रवीना उससे पूछताछ करती है, कहाँ खोया था आपका ये बच्चा? मैडम जी, मैं तो मार्केट में थी, सब्जी ले रही थी, इतने में हाथ छूट गया और जब देखा तो पीछे ये था ही नहीं। कमाल करती हैं आप भी, सब्जी लेने के लिए इतने छोटे बच्चे का हाथ छोड़ दिया। आप लोगों को समझ में आता है कि अगर कम उम्र में बच्चे का हाथ छोड़ दिया जाए तो उस बच्चे की मेंटलिटी क्या होती है। एक गुजारिश है आपसे कि अगली बार से अपने बच्चे का हाथ मत छोड़िएगा, और अगर हाथ छोड़ना हो तो इससे पहले उस बच्चे को वो दायरा बता दीजिएगा जहाँ उसे ये पता हो कि उसके माता पिता उसके लिए सुरक्षा कवच लेकर खड़े हैं। वरना यकीन मानिए, आपका बच्चा तो बहुत बहादुर है, वरना और बच्चे डील नहीं कर पाते। वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं। खैर, ये रहा आपका बच्चा, बहुत प्यारा है। इसे चॉकलेट ज़रूर दिलवाइएगा, लगता है ये भी मेरी तरह कुछ मिस कर रहा है। इसके साथ ही वो महिला रवीना को धन्यवाद देती है, उसके दोनों हाथों को चूमती है और अपने बच्चे को गोद में उठाकर चुपचाप वापस से ऑटो में चली जाती है। रवीना उससे कहती है, वेल, आपका केस सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ प्रोसीजर है, तो कल आकर आप ये चीज़ थाने में कंफर्म करेंगी और इसके साथ ही साइन करेंगी। आज तो आपके साथ बच्चा है, इस कारण से हम आपको जाने दे रहे हैं, लेकिन कल ज़रूर आ जाइएगा मैडम। वो महिला हाँ में सिर हिलाती है और इसके साथ ही ऑटो आगे बढ़ जाती है। रवीना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो बाइक की तरफ बढ़ती है, लेकिन मन कुछ और ही तेज़ी से चल रहा था और मन में कई तरह के सवाल थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि अब वो कौन सा चेहरा लेकर वापस से उस कैफ़े में जाएगी जिस कैफ़े में चाय का ऑर्डर देते हुए उसने चाय मिस कर दी थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।